नमस्कार, मैं निशि भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। ओम प्रकाश राजभर एनडीए का हिस्सा हो गए हैं। इसके साथ मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी अब बीजेपी के एनडीए गठबंधन का हिस्सा हो गए हैं। ओपी राजभर के एनडीए में शामिल होने के बाद तकनीकी रूप से अब्बास अंसारी भी एनडीए का हिस्सा हो गए हैं। इसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब्बास अंसारी को पार्टी से खुद इस्तीफा देंगे या फिर निकाले जाएंगे या फिर एनडीए का हिस्सा बने रहेंगे। आपको बता दें, तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अब अब्बास अंसारी खुद इस्तीफा देंगे या फिर उनसे इस्तीफा दिलाया जाएगा या फिर अब्बास अंसारी को गठबंधन से बाहर निकालने की तैयारी की जाएगी। ऐसे तमाम सवालों के बीच में अब ये खबर सामने आ रही है और इससे पूरा सियासी जिसे कहेंगे महागठबंधन में एक तरह से भूचाल आ चुका है। आपको बता दें कि तमाम कयासों के बीच अब तमाम सवाल भी उठने लगे हैं कि एनडीए अब्बास अंसारी को गठबंधन से निकालेगी बाहर या फिर क्या अब्बास अंसारी खुद इस्तीफा देंगे या फिर उन्हें देने पर मजबूर किया जाएगा। ऐसे तमाम सवाल अब उठने लगे हैं अब्बास अंसारी पर। आपको बता दें कि अब्बास अंसारी इस्तीफा देंगे या फिर उनसे दिलाया जाएगा या फिर उन्हें महागठबंधन से बाहर किया जाएगा। ऐसे तमाम सवाल अब उठने लगे हैं और अब्बास अंसारी पर तमाम तरीके की बातें भी होने लगी हैं क्योंकि अब सियासी भूचाल आने वाला है। 2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है उसी बीच एक पार्टी से दूसरी पार्टी की ओर बढ़ना अब लाजमी हो जाता है और ऐसे में ऐसी खबरें आना कोई बड़ी बात नहीं होती। कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर आपका समर्थन करते हुए केंद्र सरकार के अध्यादेश का विरोध करने का फैसला लिया है। इससे पहले कांग्रेस ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा राज्यों में नवनिर्वाचित सरकारों के संघीय ढांचे पर किसी का भी हमले का विरोध किया है और वो आगे भी ऐसा ही करना जारी रखना चाहती है। संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह इसका विरोध करते रहेगी। केंद्र सरकार बता दें कि 19 मई को दिल्ली सरकार की शक्तियों को कम करने के लिए एक अध्यादेश लेकर आई। इसमें बता दें कि सेवाओं पर नियंत्रण का अधिकार भी शामिल है। इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अरुणेश यादव भी जुड़ चुके हैं। अरुणेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अध्यादेश के समर्थन के खिलाफ आपके ही कुछ नेता थे, लेकिन उसके बाद एक खबर आती है जिसमें आप सरेआम सरकारिक बयान देते हैं कि हम आपका समर्थन कर रहे हैं। जी देखिए, हमने पहले भी आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनसे बोला था कि जब हमारी संसदीय बोर्ड की जो बैठक होगी उस बैठक में हम लोग आम राय से फैसला लेंगे। कुछ नेता जो थे वो अध्यादेश में समर्थन के खिलाफ थे और कुछ नेता उसके समर्थन में थे। फिर कल उस बोर्ड की मीटिंग हुई और मीटिंग में मेजोरिटी के साथ ये तय किया गया, क्योंकि ये जो निर्णय है वो लोकतंत्र के विरोध में है, संविधान के मौलिक अधिकारों के विरोध में है। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिल्ली सरकार के हक में दे दिया और इसके विरोध में बीजेपी जो अध्यादेश लेके आई है तो वो कतई संविधान विरोधी जो अध्यादेश है, तो हमारा विरोध उस संविधान विरोधी अध्यादेश से है। तो इस वजह से सर्वसम्मत से कल हमने जो है ये निर्णय लिया कि आगामी मानसून सत्र में हम आम आदमी पार्टी के समर्थन में रहेंगे। जी, लेकिन आपकी ही पार्टी के कई नेता हैं जो पंजाब से भी हैं, दिल्ली से भी हैं, वो सभी नेता विरोध कर रहे थे, लेकिन उसके बाद आप आधिकारिक बयान देते हैं कि हम आपका समर्थन कर रहे हैं। जी देखिए, वही मैं आपको बता रहा हूं कि उन नेताओं की भी राय ली गई, पंजाब के नेताओं की भी राय ली गई। ये सिर्फ जो अध्यादेश है वो सिर्फ दिल्ली और पंजाब के लिए नहीं है। इस तरह के जो संविधान विरोधी काम बीजेपी कर रही है, इससे फिर एक एक करके सभी प्रदेश की सरकारें प्रभावित होंगी। जहां जहां भी बीजेपी की सरकार नहीं है तो बीजेपी के लोग क्या करेंगे, दिल्ली को तो एक ये पायलट प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अगर दिल्ली में ये अध्यादेश लग जाता है
तो ये सभी राज्यों में जहां जहां भी बीजेपी की सरकार नहीं है, मान लीजिए जैसे पंजाब में नहीं है, बिहार में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, कर्नाटक में नहीं है और तमाम दक्षिण के जो राज्य हैं, तो वहां भी इसी तरह के बीजेपी अध्यादेश लाएगी। तो हमने फिर सभी नेताओं को समझाया, जो हमारी टॉप लीडरशिप है, वर्किंग कमेटी के जो मेंबर हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो मेंबर हैं, उन लोगों ने सबको समझाया, जिसमें माननीय अध्यक्ष खड़गे जी भी थे और यूपीए की अध्यक्षा माननीय सोनिया जी भी थी। तो इन लोगों की अध्यक्षता में ये निर्णय लिया गया कि ठीक है कि आम आदमी पार्टी से हमारे गतिरोध है, लेकिन इस समय हमें ये देखना है कि क्या देश के लिए ठीक है, क्या संविधान के लिए ठीक है। बिल्कुल, आप संविधान की बात कर रहे हैं अरुणेश जी। अरुणेश जी, आप संविधान की बात कर रहे हैं। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब उसके बाद शीला दीक्षित भी दिल्ली की सीएम थी और उसी बीच उन्होंने भी इस अध्यादेश की, जिसे कहेंगे, उसके खिलाफ इन्होंने समर्थन मांगा था, लेकिन तब भी आपका क्या कुछ सामने आया था वो भी हमने देखा। क्या आप उस टाइम गलत थे या फिर अब इस टाइम गलत है? देखिए, राजनीति में हमेशा संभावनाएं चलती हैं। उस समय जो सिनेरियो थे वो सिनेरियो अलग थे, इस समय सिनेरियो जो है वो अलग है। कैसे सिनेरियो? बात तो उस टाइम भी वही थी, लेकिन अब इसी टाइम बात समझिए कि राजनीति में कई बार ऐसी चीजें होती हैं। अब यूं तो भारतीय जनता पार्टी पीडीपी के विरोध में रहती थी, लेकिन पीडीपी के साथ उन्होंने गठबंधन करके जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई कि नहीं बनाई? एनसीपी के नेताओं को तोड़ के महाराष्ट्र में सरकार में शामिल किया कि नहीं किया? तो राजनीति में हमेशा जो है संभावनाओं पे काम किया जाता है, मौका देखा जाता है, समय की नजाकत को समझा जाता है कि क्या करना इस समय उचित होगा और क्या करना उचित नहीं होगा। तब भी हम लोग संविधान के विरोध में हमने कभी कोई काम नहीं किया और ना अब हम संविधान के विरोध में करेंगे, चाहे हम सत्ता में रहे हो चाहे हम सत्ता में ना रहे हो। हमने हमेशा लोकतंत्र और संविधान को हमेशा तवज्जो दी है, हमेशा उसका समर्थन किया है। वो दिन आम आदमी पार्टी के लोगों को नहीं भूलना चाहिए जब वो लोग शीला दीक्षित जी को करप्ट बताते थे, सोनिया जी को जो है भ्रष्टाचारी बताते थे, लेकिन फिर भी हमने उन्हें बाहर से रह के समर्थन दिया था। अरुणेश जी, आप जिस तरीके से कह रहे हैं, मैं चलिए आपकी बात मानती हूँ, लेकिन उस समय क्या कुछ था? तब भी तो यही हुआ था। शीला दीक्षित जी ने ये कहा था कि हमें पूरा पार्टी रूल चाहिए अपने दिल्ली पर, लेकिन मनमोहन जी ने भी यही कहा था कि नहीं मिल सकता, केंद्र का भी दखल इसमें बहुत जरूरी है। लेकिन उसके बाद अब आप कह रहे हैं कि तब के सिनेरियो अलग थे, अब के सिनेरियो अलग हैं, कैसे हो सकते हैं? आप लोकतंत्र की भी तो खूबसूरती समझिए। केंद्र में भी हमारी सरकार थी और राज्य में भी हमारी सरकार थी। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ आप वो समझ नहीं पा रहे हैं। आप ही केंद्र सरकार को बर्खास्त करते हैं, फिर आपकी पार्टी ही तमाम समर्थन के लिए आगे आ जाती है। ऐसे कैसे हो सकता है? पहले बात समझिए कि हमने हमेशा लोकतंत्र का समर्थन किया। यहाँ लोकतंत्र कहाँ गया? यहाँ लोकतंत्र कहाँ गया? आप खुद बर्खास्त करने की मांग करते हैं, फिर आप लोकतंत्र की बात करती हैं। लोकतंत्र ही तो है ये सारा। मैडम बात तो सुनिए, पहले बात तो सुनिए। देखिए, दिल्ली जो है वो केंद्र शासित राज्य है, केंद्र की उसमें दखलंदाजी जरूरी है, लेकिन कुछ मामलों में जिस तरीके से बीजेपी ने दिल्ली को बिल्कुल निरंकुश कर दिया है, तो हमारा उसको लेके विरोध है। पहले भी जो शीला जी ने कहा था कि दिल्ली को पूरी तरीके से स्वतंत्र कर दिया जाए, तो उस पर माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, इसमें केंद्र की दखलंदाजी रहेगी, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो संविधान है वो अलग होता है और जो संपूर्ण जो पूर्ण राज्य का दर्जा जिसे मिलता है उसके लिए संविधान अलग होता है। तो उस परिस्थितियों में जो फैसला उस समय लिया गया था, अभी भी ये आपकी बात समझ नहीं आ रही। आप कह रहे हैं वहां की परिस्थिति अलग थी, अब परिस्थिति अलग है। कैसे परिस्थिति अलग है? आप कह रहे हैं कि अब कुछ और बात हो चुकी है। किन अध्यादेशों को लेकर आपने ये विचार बनाया है आपका समर्थन करने के लिए? आप सुनिए तो, समझिए तो, पहले समझिए तो। उस समय केंद्र में किसकी सरकार थी? हमारी सरकार थी ना, और राज्य में भी हमारी सरकार थी। फिर भी आप देख सकते हैं क्या हुआ था। राज्य का और केंद्र का दोनों का बैलेंस बना के रखा। अब यहाँ पे देखिए, केंद्र में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है, और राज्य में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की सरकार है। कुछ दखलंदाजी बीजेपी की है कि भाई जैसे पुलिस जो है बीजेपी के अंडर में है, ब्यूरो के जो इसमें राज्यपाल के अंडर कुछ, उपराज्यपाल के अंडर कुछ अधिकार है, और कुछ अधिकार जो है वो मुख्यमंत्री को होते हैं, जो तबादले के जो अधिकार है ट्रांसफर के,
तो वो आते हैं आपके मुख्यमंत्री के अंतर्गत, और आप जो पहले कुछ और कह रहे हैं, अब आप कुछ और कह रहे हैं, उपराज्यपाल के अंतर्गत। आप पहले कुछ और कह रहे थे, अब आप कुछ और कह रहे हैं, फिर आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। वही कह रहा था जो अब कह रहा हूं। जब आपकी केंद्र में सरकार होने के बावजूद, राज्य में आपकी सरकार होने के बावजूद आपकी आपसी सहमति नहीं बन रही, फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि अब केंद्र में बीजेपी की है और राज्य में आम आदमी पार्टी की नहीं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, हमने हमेशा लोकतंत्र को समझ पा रही हूँ सर, मैं समझ पा रही हूँ। उस समय के क्या कुछ लोकतंत्र का समर्थन किया है। और जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी हमने जो है पूरी मीडिया को पूरी आजादी दे रखी थी। आज की तारीख में जो मुख्य मीडिया हाउस है, क्या किसी का साहस है कि वो सरकार के खिलाफ खबर चला के दिखा दे? आप मुझे बताइए। बिल्कुल है, बिल्कुल है। जो लोग जो है मणिपुर पे खबर चलाने का साहस, जो तमाम नेशनल मीडिया के लोग हैं, क्या किसी का साहस है कि मणिपुर पे प्रधानमंत्री जी से सवाल कर ले? लेकिन जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी या कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब मीडिया हाउसेस खुलेआम सरकार से सवाल करते थे, महंगाई को लेके सवाल करते थे, बेरोजगारी को लेके सवाल करते थे। हमने हमेशा जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर महाराष्ट्र में एनसीपी में फूट के बाद पहली बार अजीत पवार गुट के विधायक और मंत्री शरद पवार से मिलने पहुंचे हैं। बता दें कि बागी गुट ने शरद पवार के आशीर्वाद के साथ ही मार्गदर्शन देने का आग्रह किया है। बगावत के 14 दिन बाद बागी गुट मिलने पहुंचे थे और उसके बाद सियासी दांवपेच देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि तमाम कयास भी लगाए जा रहे हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि शरद पवार ने मुलाकात के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि आज हम सब हमारे नेता शरद पवार जी से मिलने आए हैं और हमने उनसे आशीर्वाद मांगा है। हमारी जो इच्छा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक साथ रहें और मजबूती से आगे काम करें। इसके साथ ही दिशा को लेकर विचार भी किया जाएगा। हमारे सबके दैवत, हमारे आदरणीय, हमारे नेता शरद पवार जी साहब को मिलने यहाँ पर यशवंतराव चव्हाण सेंटर में माननीय अजीत दादा पवार, माननीय छगन भुजबल जी, माननीय दिलीप वळसे पाटिल, माननीय हसन मुश्रीफ जी, माननीय धनंजय मुंडे, माननीय सुनील तटकरे जी और सभी हमारे बाकी के भी मंत्री और हमारे उपाध्यक्ष झिरवल साहब सभी आज यहाँ पर आदरणीय शरद पवार साहब मौजूद हैं, ऐसा हमको मालूमात मिली। तो हम श्री अजीत पवार साहब के बंगले पर बैठे थे, तो जैसे ही हमें समझा कि यहाँ पर साहब बैठे हैं तो हम सब लोग यहाँ पर बिना पवार साहब को सूचित किए हुए यहाँ पहुंचे। आदरणीय शरद पवार साहब के हम सब लोगों ने प्रणाम करते हुए आशीर्वाद उनसे मांगे और उनसे विनती भी की कि उन्होंने हम सब लोगों की जो एक इच्छा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक साथ रहे और मजबूती से आगे काम करे, इसके लिए हमने विनती की और साहब को ये भी कहा कि आप इस दिशा में अवश्य विचार करें। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली बाढ़ जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर पानी भर गया है। कई इलाकों में तो लोगों को घर से बाहर निकलने में भी परेशानियां हो रही हैं। हजारों लोग दिल्ली के कई हिस्सों में सरकार द्वारा स्थापित अस्थायी आश्रयों में शरण ले रहे हैं, लेकिन स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और इनमें से कुछ आश्रय स्थल पानी में डूब चुके हैं, जिससे वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो चुका है। आपको बता दें कि राहत शिविर के साथ ही सभी तंबू लगाए गए हैं जो पानी में डूबते जा रहे हैं और इसी के साथ ही लोग परेशानी में बढ़ते जा रहे हैं। और आपको बता दें राहत शिविर में रहने वाले लोगों को भोजन भी नहीं मिल रहा है और घंटों लगातार वो इस जलस्तर से प्रताड़ित हो रहे हैं। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा न्यूज़ वॉच इंडिया के साथ। नमस्कार।